Sir, can we do a picture? Sir, can we? Sir, wait. Ma'am, madam. थोड़ा अगेंस्ट लाइट में तो आजम तो होता है सर। ये सर ये तरफ करते ना ये साइड सर प्लीज आप ऊपर आइए। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। सभी लोगों को नमस्कार। मैं देवेंद्र पै रामभाव मार्गी प्रबोधिनी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति की ओर से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं विवेक जी और पल्लवी जी को हम सबके तरफ से स्वागत भी कहता हूँ और अभिनंदन। तो हम सबकी तरफ से मैं हमारे रामभाव मार्गी प्रबोधिनी के डायरेक्टर जनरल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति के ट्रस्टी श्री रविंद्र साके जी को करूंगा कि हम सबकी ओर से पुष्प गुच्छा देकर विवेक जी और पल्लवी जी का स्वागत करें। चर्चा के मॉडरेटर एडवोकेट आशीष चौहान, इनका भी मैं साके जी को स्वागत करने कहूँगा। So Vivek ji has been running overtime attending programs like this, so I won't take much of his time. आप सभी लोगों को पता है today earlier in the day he had an appointment with the Honorable Home Minister of India और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के एयरपोर्ट पे उतर के डायरेक्टली इस प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं और यहाँ से फिर से और एक स्टेशन पे वो जाने वाले हैं। इस प्रोग्राम की हम शुरुआत कश्मीर फाइल्स के एक ट्रेलर से हम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गुलजाम So 30 years after the genocide, we had a filmmaker who actually dared and showed the courage to make a film on it. विवेक जी एग्जैक्टली 3.5 साल पहले मुझे याद है इसी हॉल में रामभाव मार्गी प्रबोधिनी के प्लेटफॉर्म पे हमने अर्बन नक्सल्स पे एक डायलॉग एक चर्चा रखी थी एंड आई एम ग्लैड दैट वी वर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी राइट फ्रॉम बुद्धा in a traffic jam to the Kashmir files. So on behalf of the audience, I once again welcome you to this hall. And now I will request our Raambhav Margi Prabodhini's Director General, Sri Ravindra Sake, to take over and present the background of this program. मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि जिनको सुनने के लिए हम आए, जैसे आदरणीय विवेक जी, पल्लवी जी, इस कार्यक्रम को कंपेयर करने वाले हमारे मित्र एडवोकेट आशीष चौहान और जिस संस्था के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक है रामभाव मार्गी प्रबोधिनी और दूसरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति। इसके भी एक न्यासी आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी हमारे मध्य में उपस्थित है और आप सबका पत्रकार मित्रों का मैं रविंद्र साके फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। वैसे हम सुनने के लिए विवेक जी के लिए आए और पल्लवी जी के लिए आए, इसके लिए मैं और अंग्रेजी में जिसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहते हैं, ये मूवी भी आप देखेंगे तो उसमें किसी धर्म के विरोध में उन्होंने नहीं किया है। जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो तथ्य है, वो तथ्य हम सबके सम्मुख उन्होंने रखा है। तो विवेक जी आपके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे जाकर भी ऐसे बहुत सारे इतिहास के तथ्य सब देश के सामने लाए
एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आपने जो मेहनत की, परिश्रम किया और एक विषय सबके सामने लाया, ये सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री ने आपकी सराहना की है। तो हम तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी दोनों संस्था की ओर से आपको हृदय से आपका स्वागत करता हूँ और आप दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और बड़ी तादाद में आप सब यहाँ पर आए। वैसे थोड़ी असुविधा होगी क्योंकि मीडिया के मित्र भी हमारे बीच में, इसके लिए लोगों को थोड़ी असुविधा होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साठे जी। ओवर टू यू एडवोकेट आशीष साहब। और पीछे जो बैठे हैं, अगर चाहें तो मैं खड़ा हो सकता हूँ ताकि मैं भी आपको देखूं। मैं आपको भी देख लूँ। थैंक यू। ये देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे परिवार से आया हूँ। एक टीचर का बेटा हूँ, तो मैं ज़्यादा ये सफलता, सक्सेस, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता है। मैं वही हूँ जो आप पहले था, देवेंद्र जानते हैं, और मैं वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उसमें मत बांधो आपको। लेकिन ये सक्सेस किसकी है, मैं बताता हूँ। ये सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक कर, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा होने के। आगे चल के जो जो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, वो लोग जो स्टारबक्स में सामान बेचते हैं, एलीट लोग जो थे टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते थे। पर ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो भाव था, जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है, एक असंभव चीज जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है, ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं, तो आज के बाद प्लीज़ इस सफलता को मुझसे ना जोड़ें। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीज़ें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं, इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। चूंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। पर ये सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, ये सक्सेस है टीकालाल टपलू जी की, ये सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिनने अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से दी, ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसको बहुत वर्ष लगते हैं, युग लग जाते हैं। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में, देवेंद्र, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, यानी जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहाँ पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड पाठ, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते, मेरे ख्याल से एक या दो वहाँ पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे, इनको मारा गया। आपने इसमें भी देखा, वो कहता है कि किसको मारा, संतोष टिक्कू जो बेटा बोलता है, सतीश, मैं माफ करें, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा, कहता हिंदू था, कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है, कहता नहीं आरएसएस का था, कहता आरएसएस का होना गुनाह है, कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नेक्सल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने
जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ, क्या लिखा था दुर्गा माँ दुर्गा के बारे में बता भी नहीं सकता, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में एक ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंस गया, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साठे साहब, हम जब रिसर्च कर 4 साल का इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लेके के दिए, बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। फिर ट्विटर में इधर उधर कई लिटरेचर में ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज लिखे। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में है, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में है, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं, और जिनने जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता है। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर, तो वो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसा ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो तुम वो हो, पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह है। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है, जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी, वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती होगी। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या है। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज है, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है, और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्हें भी नॉलेज सेंटर बोला है, रोमन एम्पायर ने भी इसको नॉलेज सेंटर बोला था, ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है, और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करते थे। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है। बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहाँ की जमीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहाँ की जमीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत ने लिखा उसकी जमीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है।
ये उस हर युवा की जीत है, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया ये अन्याय ना करें। ये हम सबकी सफलता है, तो ये मेरे भाव हैं। विवेक जी थोड़ा सा, ये 2019 में हमने 2018 में चालू कर दिया था। ताशकंद फाइल्स के रिलीज होने के काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था काम। और ये जब मुझे डॉक्टर सुरेंद्र कौल है अमेरिका में, कश्मीरी पंडित हैं, वो मुझे अचानक जब एक डिवाइन फोर्सेस काम करती हैं तो वो अचानक मिल गए और उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा कि भाई आप हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर पे फिल्म बनाना मतलब अपनी जान को सीधा दांव पे लगा देना है, तो ये कैसे करूँ, यानी आप बताइए। तो उन्होंने बोला अगर विवेक जी आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर मतलब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, देयर इज नो होप फॉर अस, ही सेड। और उसके बाद जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था फ्लाइट में, तो मेरे दिल में ये बात बहुत चुभी। लौट के जब मैं आया, मैंने पल्लवी से ये बात करी, उसके बारे में वो बताएंगी कि इनने कैसे फैसला किया उसका, क्योंकि पल्लवी जी का रोल इसमें जो है, कहते हैं शिव कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और वो शक्ति क्या है, वो शक्ति है कॉन्शियसनेस। शक्ति वो दुर्गा का रूप नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है शिव। तो मैंने पल्लवी से कहा भाई ये बड़ा कांटों भरा रास्ता है, इसमें जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, और इसमें क्रेडिबिलिटी को तो ये लोग डिस्क्रेडिट कर ही देंगे, आपको पुरानी चीज़ें उखाड़ के आपकी क्रेडिबिलिटी को करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है, अगर इसमें हम सफल नहीं हुए, कहीं 19-20 हो गया गलती से, तो फिर इस विषय पे कोई भी कभी कोई फिल्म अगले 100 साल में बनाएगा नहीं। तो इसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट पल्लवी जी को जाता है। और जिन लोगों ने इस यात्रा को देखा है पिछले 4 साल, कई लोग जानते हैं इस बात को, मैं तो इतना सोशल मीडिया में दिखता ही रहता है, पूरे टाइम पल्लवी साथ में रह के, एक सेकंड नहीं, पूरा रिसर्च 4 साल पल्लवी ने सारे इंटरव्यूज किए, सारे लोगों के दर्द और पीड़ा को समझा, जिसको मैंने स्क्रिप्ट में उतारा फाइनली। तो ये कॉन्शियसनेस है इस फिल्म की। पल्लवी जी, दिस इज अ क्यू फॉर यू टू शेयर योर। नहीं, ये विवेक की पुरानी आदत है कि हर चीज़ मेरे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम काम साथ में करते हैं, जब हम साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में हमको जिसका सामना करना पड़ता है, वो दोनों एक साथ ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मसला है, जब विवेक मेरे पास आए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में पता नहीं था। हमारे कई दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 32 सालों से कोई भी कश्मीरी पंडित बहुत वोकल नहीं रहा है अपने दर्द को लेकर। तो जब कभी हमने पूछा, कभी रवि के मुझसे पूछ लिया, कभी और किसी से पूछ लिया, हमारे प्रोड्यूसर थे के वत्तन नाम से, कोई बताता नहीं था। हाँ, बस वो हम निकल आए वहाँ से ऐसे करके। तो जो पूरा सत्य है कश्मीर का मुझे पता नहीं था। तो विवेक ने जब कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इट। मुझे लगा जैसे ये मिशन कश्मीर वगैरह ये फिल्में बनी है, वैसे ही कोई और बनानी है। मैंने कहा ये बनाने का क्या फ़ायदा है, अपना क्या लेना देना इससे। तो फिर जब विवेक ने मुझे बिठा के सब समझाया, तो मैं तो अवाक रह गई कि ये जब हुआ, ऐसा नहीं कि ये कोई 400 साल पुरानी घटना है। ये जब हुआ था 1990 में, मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी बच्ची थी या मुझे पता नहीं था या मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये बात मिस कैसे हो गई हमसे, पता कैसे नहीं चला। और अपने आप से इतना मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि शायद हम जो समझते हैं खुद को, वो हम है नहीं। खुद की नज़रों में अपने आप को छोटा पाने लगते हैं हम। तो रिसर्च जब की मैंने थोड़ी बहुत, तो पता चला कि ये तो थोड़ा है सेंसिटिव मामला है। तो मैं बहुत दिनों तक सोचती रही इसके बारे में। मैंने तुरंत हाँ भी नहीं कहा मैंने।
और जब फाइनली मैंने मन बना लिया कि अगर हमने एक राह चुनी है और हम अगर कह रहे हैं डंके की चोट पे पहली फिल्म से कि हम फाइल्स खोल के रहेंगे, तो ताशकंद के बाद तो ये लाजिम है, अगर हम 30 साल से मुझे ही नहीं पता है तो मैंने ही तो धोखा दिया है उनको, क्योंकि ये बात मुझ तक नहीं पहुंची। तो आपको क्षमा मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने कहा ये हमारी तरफ से सारे कश्मीरी पंडित समाज को और कश्मीर राज्य को, जिसे हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, हमारी तरफ से ये सॉरी कहने का मौका है और इसको गवाना नहीं चाहिए। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया, उसमें बच्चों को भी शामिल किया कि उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे माँ बाप ने पता नहीं कौन सा खतरा मोल लिया और हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया। तो हमने उनको भी साथ में लिया, उनको भी समझाया और वो बहुत अच्छा हुआ ये डिसीजन हमारा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि यंग बच्चे आजकल खासकर शहरों में, बम्बई में पले बड़े हैं, तो एक कहीं थोड़ा सा निकल रहे थे शायद एक दिशा में, तो इस फिल्म की वजह से वो वापस ठीक रास्ते पर आ गए। आपने आपके इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में कई मरतबा कहा है कि इसका काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ, लगभग 3-4 साल आप जगह जगह घूमे, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे या जो विटनेसेस थे इस पूरी जीनोसाइड का, तो उनके आपने इंटरव्यूज़ लिए और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने वो जो पेनफुल जर्नी की खुद एक्सपीरियंस की। तो ऐसा एक कोई इंसिडेंट स्टैंड्स आउट जो हमें? एक्चुअली पहला इंटरव्यू मतलब एवरीथिंग वाज टेरिबल, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि हम जब गए वहाँ उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी है वो दम आलू से लेके और राजमा और याखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगी उसके बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के ठेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डिज़र्ट्स खा रहे हैं, मिठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक मतलब आपके कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरा और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनके। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी
किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा। मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं मेरे कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने तो मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ कि महिला उसमें 30 सालों से वही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी रही है, वो इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने बैठे हैं इतने दिनों से, और किसी ने सुना तक नहीं उनको। और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में। तो बहुत ही दर्द भरा। आप उनके पूरे कैथारसिस का एक माध्यम बनी कि न भाई, और वो मतलब हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबने हमसे एक बात जरूर कही कि रोना उनको इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो वापस उन्हें याद आ रहा था सारा, वो तो है ही खैर जख्म, एक बहुत गहरा जख्म है, लेकिन कहना उनका ये था कि पिछले 32 साल में किसी ने हमसे आके इस तरह से पूछा ही नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं, और इसीलिए वो आंसू निकल रहे थे सबके। आपने विवेक जी, पल्लवी जी, दोनों आपने कई माध्यम में ये कहा है कि काफ़ी सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, जो कि बॉलीवुड के इकोसिस्टम के भीतर, बट हम जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर का जो पूरा बर्थिंग प्रोसेस जो कहते हैं, पूरा शूटिंग वगैरह, उसमें भी आपको कई दिक्कतें आई होंगी, कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या उसका कुछ देखिए, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक कोहेसिव सोसाइटी हो, जहाँ पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो समर्थन ना हो, लेकिन बिना बात का विरोध भी ना हो। अब इसको शुरू से अगर देखें तो फिल्म बनाने का मतलब एक आइडिया, अब उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन और रिसर्च चाहिए। जब ज्यूस के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई तो उनको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था, वो एक जगह जाके उस मटेरियल को इकट्ठा करना और पढ़ना, समझना, और फिल्म बनती है। उसकी एक किताब लिखी गई थी जिसके ऊपर करनी है। यहाँ तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च ही नहीं था, कुछ नहीं। भारत सरकार को RTI भेजिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजिए तो वो 100, 200, 219 का नंबर बता देते हैं। तो आदमी करे क्या? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे ढूंढे। अच्छा, एक पूरी की पूरी सोसाइटी टुकड़ों में बट गई, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जम्मू में रह गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ, अब उनको ढूंढना जोड़ना तो एक वो बहुत बड़ी समस्या थी, और उसको धीरे 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 हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया पूरा का पूरा। दूसरी समस्या ये थी कि भाई इसको कौन फाइनेंस करे, कहाँ से पैसे आए। शुरू में तो हम निकल पड़े, हमने कहा कि अब जो है सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि फीचर फिल्म बनाएंगे, हम तो जो बने डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज बने, कुछ नहीं होगा तो हमने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब में डाल दें। मैंने पल्लवी से एक बार बोला था, मैंने कहा वर्स कम टू वर्स, मैं किताब लिख दूंगा। तो हमारे एक, अच्छा यही मैं अगर बोलता, देखिए कितनी आसान, आपको मैं देखिए कितना बड़ी हमारे कंट्री में हिपोक्रेसी है। अगर मैं किसी भी से भी बोलता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, हमने 700 लोगों का इंटरव्यू किया से फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता 700 तो छोड़िए, मैं कहता मैं कुछ 8-10 कश्मीरी मुस्लिम लोगों का रियल इंटरव्यू कर रहा हूँ, और उनके इंटरव्यू पे बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, कैसे आर्मी ने इन लोगों को सप्रेस किया और ऑप्रेस किया। आप यकीन करिए, ना हमें मेहनत करनी पड़ती, ना हमको कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्स भी आ जाते, पैसा भी आ जाता, मार्केटिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, और शायद हम भी बहुत पैसे कमा लेते।
और हमने वो रास्ता ही नहीं चुना, क्योंकि हम फिल्म बनाने के लिए नहीं है। फिल्मों से, बॉलीवुड हॉलीवुड से तो मैंने 2010 में रिजाइन कर दिया। देवेंद्र मेरे को तब से जानते हैं, इनसे मेरा बड़ा प्रेम का भी रिश्ता है, और जब हम कोई नहीं जानता था मुझे, तभी मुझे जानते थे। तो इसलिए गवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ये ना सोचे मैं आज बोल रहा हूँ ये बात। तो मैंने तो ये तय ही कर लिया था कि मेरे को ये सब में पढ़ने नहीं, मैं भारत की जो कहानियां कोई भी बताने में डरता है वो कहानी मैं बताऊंगा। अब पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम जिसकी कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, वो पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया, अरे ये फिल्म क्या खा के बनाएंगे, बनाए तो हम देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले तो आपको पर्सनल होता, सोशल मीडिया में आपको ओपनली थ्रेट्स आने लगती हैं, गालियाँ मिलने लगती हैं, नफरत मिलने लगती है। पर हमारे केस में वो नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, जो एक नॉर्मल ट्रोलिंग तो मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। पर यहाँ पे जब मैं चिंतित तब हुआ जब लोग ये बताने लगे अच्छा अभी आप यहाँ हैं, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अगर वो ये देख रहा है कोई कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो मेरे बच्चे बीवी इनका भी सोचते होंगे। फिर वो मैसेज भी भेजने लगे, अच्छा निकलो तो घर से बाहर, तुम्हारे घर से कोई भी निकले, बीवी बच्चे। मैं लोगों को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, बताया अभी तक नहीं बताया मैंने क्या लिखते थे। लेकिन एक मैं पिता भी तो हूँ, मैं एक बेटी का भी तो बाप हूँ, मैं एक पति भी तो हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी इनके लिए भी। मैंने कफन बांध लिया इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी 18-19 साल की बेटी से भी एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी चल पड़े इस रास्ते में। तो वो एक खतरा। दूसरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, कहीं भी किसी चीज से एक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बड़े कैमरामैन कैमरा करने को तैयार नहीं। तो हमने सब अपना इंडिजिनस इकट्ठा किया, हमने उन लोगों को पकड़ा जो कुछ भी नहीं थे। आज वो कैमरामैन की इतनी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, उसको तो काम ही नहीं था, कोई काम नहीं था ही नहीं उसका। वो यंग मराठी लड़का था, हमने कहा चलो कुछ नहीं किया ना, हमारे साथ काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं, उसके पास कोई पूछता नहीं, कोई काम नहीं देता, हमने कहा हमारे साथ काम करो। आज उसी म्यूजिक की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। तो ऐसे लोगों को किसी तरह से किया, फिर पैसे नहीं थे। इस फिल्म को कायदे से कोई भी बिना स्टार के भी, अगर कोई भी आदमी जो जरा भी फिल्म बनाना जानता है, वो कहेगा ये इस स्केल की फिल्म 3 घंटे की कम से कम 70 से 80 दिन में शूट होनी चाहिए थी। हमने 30 दिन में शूट की। फिर मैं कश्मीर गए, कश्मीर में हमने सोचा कि चलो कश्मीर आए तो यहाँ के लोगों को भी तो समझे। ऐसा नहीं है भाई, हैं तो अपने बच्चे, हैं तो अपने देश में, रह तो रहे हैं वहाँ पे, ब्रेन वॉश्ड हैं, इस्लामिस्ट हो गए, जो भी हो गए, उनसे बातचीत तो करें, देखें क्या होता है। उनको हमने खाने पे बुलाया, हमारे साथ बैठे। उनमें एक लड़की भी थी वहाँ की जो कि बहुत अच्छी थी, जो अपने को मानती थी कि मैं भारतीय हूँ, थी मुस्लिम लड़की, पर वो उसको ऐसा नहीं था कि ये अलग है। तो बातचीत में वहाँ हर कोई बोलता है इंडिया, ऐसे यूज करते हैं। पर अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर ले तो आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब 1990 के बाद पैदा हुए हैं। इनको बताया ही नहीं गया कि भारत और कश्मीर का क्या रिश्ता है। तो उसके खिलाफ सब हो गए। अगले दिन उसको 4-5-6 दिन के लिए भागना पड़ा छोड़ के श्रीनगर। फिर मेरे ऊपर फतवा इशू कर दिया। और फतवा इशू करने का मतलब है दोबारा कश्मीर भी नहीं जा सकता हूँ, और यहाँ पे भी सोच सोच के चलना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें। फिर मार्केटिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। आज देखिए कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था इस फिल्म को, ये बड़े ब्रीच कैंडी की फिल्म नहीं है, ये तो नासिक, रतलाम, ऐसे छोटे मोटे शहरों में लोगों को देखने की फिल्म है। ये हर भारतीय को देखने की फिल्म है, किसी को विश्वास ही नहीं था। 400 स्क्रीन, यानी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्म भी जो होती है वो 1,500 स्क्रीन में रिलीज होती है। ये कश्मीर है लोगों के दिमाग में, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बॉलीवुड का, मीडिया का। फिर मीडिया, मैं गिड़गिड़ा के लिटरली बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सरस्वती की साक्षी मान के बोल रहा हूँ, गिड़गिड़ा। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज इसको आप थोड़ी स्पेस दो, लोगों को पता तो चले कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आ रही है। और एक बार पता चलेगा तो देखिए लोग कैसे उमड़ेंगे, तैयार नहीं। और अब फिर सक्सेसफुल हो गई तो वही जनाब जो थे कल मेरे जान के पीछे पड़ गए कि आपको इंटरव्यू करने ही पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आप
देखिए तो हिपोक्रेसी की सीमा तो देखिए। मैंने कहा आपके साथ नहीं करूँगा। उनके यहाँ एक लड़की थी, कश्मीरी पंडित लड़की थी, मैंने कहा मैं इसके साथ करूँ। वो मेरे को कई दिन से पीछे पड़ी थी, उसके साथ तय हो गया, ये कल ही की बात है, यस्टरडे, कल उसके साथ तय हो गया, वो तैयार होके आ गई। कुर्सी में हम अनुपम जी पल्लवी बैठ गए और वो बैठने आ रही थी, उसको जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। और जो महाशय करने को उनने, मैंने जब मैसेज भेजा कि मैं दिल्ली 2-3 दिन पहले, मैंने कहा अच्छा भाई तुम, हम जब मांग रहे थे तुम नहीं दे रहे थे, अब तो फिल्म थोड़ी चल पड़ी है तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं? तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप दिल्ली में नहीं है पर आपका इंडिया टू, सॉरी आपका ऑफिस दिल्ली में है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सारा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा आपका स्टूडियो तो दिल्ली में, वो नहीं भागा जा रहा है कहीं। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उसके बाद मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो उस लड़की के साथ तय हुआ, और सच कह रहा हूँ वो स्टेज पे आई और उसको किसी काम से बुलाया गया। उसका मैंने देखा दूर खड़ी, उसकी आंखें बड़ी गीली थी। तो मैंने उससे बोला और इंटरव्यू चला, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहती नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, अब वो हमारे सीनियर एडिटर जो है वो करें। तो सीनियर एडिटर साहब जब आए तो मैंने कहा नहीं, आप भले आपको करने में, तो इसके बिना नहीं करूँगा। और उसको फिर स्टेज पे बुलाया गया वहां पे। अब पूरा भारत टूट टूट के फिल्म देख रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है। जो भी 80 साल की महिलाएं भी देख के आ रही हैं, रो रही हैं, बच्चा भी रो रहा है। आज तो मुझे इतने सारे लोगों से फोन आए जिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी रो रहे हैं, हर व्यक्ति रो रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आज शाम को देख रहे हैं, और मैं उनके वीडियो कल पोस्ट करूंगा, वो भी रोएंगे। तो रो सब रहे हैं जो सिनेमा के अंदर फिल्म देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने शिव और सरस्वती की भूमि के साथ क्या कर दिया, वो फिल्म देख के रो रहे हैं। और जो फिल्म नहीं देख रहे हैं वो बाहर बैठ के रो रहे हैं। वो इस बात पे रो रहे हैं कि लोग फिल्म क्यों देखते हैं। तो ये जो समस्या है ये पूरा, तो वो फिर आए हमसे इंटरव्यू करने, तो कहने लगे देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन। मैंने कहा देखिए एक सेकंड, सबसे पहले तो ये तय करें देयर इज नो डिवाइडेड ओपिनियन, आप ओपिनियन डिवाइड करें। इतने साल से आप लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं आपके अगेंस्ट कुछ लोग क्यों है? मैंने कहा इसलिए है कि जो झूठ की दुकानें आपने 32 साल से खोली है। मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है, कश्मीर एक कमर्शियल समस्या है, कश्मीर एक व्यवसाय है, कश्मीर एक धंधा है। ये टेररिज्म का धंधा है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का धंधा है, ये अर्बन नक्सलिज्म का धंधा है, ये इंटरनेशनल धंधा है। जैसे पैलेस्टाइन उसी तरह से ये भी एक धंधा है। और इस फिल्म ने उस धंधे को पूरी तरह से बंद करना का तय कर लिया है, इसलिए ये लोग परेशान। इसी का विवेक जी धागा पकड़, जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो दो बातें होती है, मैं डॉक्टरों ने मुझे बताया। अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आपकी स्पिरिट है कि मैं फिर से चलूं, तो आप धीरे धीरे धीरे, रिकवरी बहुत स्लो होती है पर अल्टीमेटली लोग चलने लगते हैं। और अगर अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आप वेजिटेबल बने पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, कोमा की तरह। चलिए मान लीजिए कश्मीर का जो भी हुआ, पर 60-70 साल से कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी उसके लिए कुछ करने की, तो वो एक पैरालाइज्ड वेजिटेबल की तरह पड़ा था। भारत के लोग भी भूल गए थे। हमें तो ये भी नहीं समझ में आता था कि अफगानी जुबान अलग है और कश्मीरी अलग है। हम तो हर किसी को जो ऊपर का था मानने लगे थे कि ये कश्मीरी है। तो अब 370 हटाने के बाद एक बात तो तय है, आज होम मिनिस्टर जी से मिलकर पल्लवी से पूछे, बड़ा अच्छा लगा। उनने जो बातें बताई कि किस तरह से कश्मीर का एक मैप है, विजन, वो लंबा रास्ता है, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि कश्मीर उठ के चलेगा और भारत से ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर हम सबकी चेतना फिर से जागृत हो जाए तो कश्मीर, मेरा ऐसा विजन है कि पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी और वननेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना के छोड़ेंगे।
कठिन है, रास्ता लंबा है, लेकिन मैं कश्मीर में हम जब गए कई बार, तो आपको एक बात बता दूं, जो 1990 के बाद का युवा था, जो बिल्कुल तय ये मान के चलता था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी जब हमसे इस बार बात कर रहा था तो उसकी चिंता ये नहीं थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, उसकी चिंता ये थी कि अब 370 हट गया है तो ऐसा तो नहीं कि जॉब जो है हमें कम मिल जाए और बिहारियों को ज्यादा मिल जाए। तो चलिए ये चिंता तो महाराष्ट्र में भी रहती है, तो कम से कम इस तरह से तो हम जुड़े, चिंताओं में तो जुड़े। विवेक जी, पल्लवी जी, आपने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? आप दौड़ के यूएस में आपने इस मूवी को दिखाया, सीनेटर्स मतलब लिबरल्स हो, डेमोक्रेट्स हो, सबने देखा, एथनिक ग्रुप्स ने देखा, आपने बताया भी है। कैपिटल हिल में कांग्रेशनल एक इन्विटेशन पर आपको बुलाया गया, इट इज नथिंग विच द एपिटोम ऑफ एनी मूवी, तो उसके बारे में थोड़ा आपका वो। तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं था, कोविड का भी वक्त था, यहाँ सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि चलो अमेरिका में 8 नवंबर को प्लेन फ्लाइट जाना खुल गई, तो हमने कहा चलिए वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे लोगों को दिखाते तो कम से कम ये तो पता चले कि क्या हो रहा है। पर हमने वो जब चर्चा चालू की कि हम अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, बड़े छोटे लेवल पे 2-4 जैसे आपको फ़ोन कर दूँ कि अच्छा भाई साहब कुछ मदद करिए, हमारे कुछ लोग इकट्ठे कर लीजिए तो फिल्म देख लें, ऐसे करके हमने शुरू किया। लेकिन 10-12 दिन के अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई, वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन, तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन, मराठी समाज, बंगाली समाज, 36, नेपाल, तिब्बत, बुद्धिस्ट, यज़दी, सीरियन, सब जुड़ गए। 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मन से बीड़ा उठाया कि इस फिल्म को हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को दिखाएंगे। 16 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हुई। इसकी स्क्रीनिंग के चलते बहुत जगह बुलाया गया। हार्वर्ड में हम गए, पल्लवी भी गई, इनकी स्पीच तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी वहाँ पे। और हमने सब जगह जाके एक ही बात बोली, हमने बोला अमेरिका जो है आज सारी दुनिया में छाती ठोक ठोक के कहता है हम ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये ह्यूमैनिज्म होता क्या है कभी देखा नहीं। दुनिया तो बटी ही हुई है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वननेस क्या होता है। और ये वननेस जो है कश्मीर से निकला हुआ शैविज्म का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से हमने इस बात को सब जगह वहां पे बहुत प्रचार किया कि इंडिया की वैल्यूज क्या है और क्यों कश्मीर सारे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे कैपिटल हिल में पहली बार, सिनेमा तो छोड़िए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 फिल्म मेकर्स को बुला के कांग्रेसनल रिसेप्शन दिया गया। और वहां पे जो कांग्रेसमैन थे, कुछ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थे जो पहले फ्री कश्मीर की जो कैंपेन चालू हुई थी एब्रोगेशन 370 के बाद, उसमें काफी उन्होंने एक्टिविज्म की थी और हमारी भारतीय मूल के भी हैं उनमें से एक। उन सबको कैपिटल हिल में, जिसको कि पावर और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है, वहां पे उनको स्पीचेस में ये एडमिट करना पड़ा कि यस इट वाज अ जेनोसाइड। आज ये सबसे ज्यादा रिव्यूड फिल्म है और सबसे ज्यादा इसके रिव्यूज जो पाकिस्तान से आए, शायद आपको पता नहीं। हर पाकिस्तानी रिव्यूअर ने एक्सोडस वर्ड नहीं, जेनोसाइड वर्ड यूज किया। आज जितना भी मीडिया जो गाली भी देता है मीडिया, वो भी जेनोसाइड लिख रहा है एक्सोडस में। तो ये एक उसका बड़ी ताकत मिली। दूसरा, जब मैं पिछली बार गए थे हम लोग 2019 में, तो वहां मैंने देखा टाइम स्क्वायर वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एक साइट है। वहां अगर आपका ऐड लग गया मतलब आप दुनिया में टॉप पे आपकी न्यूज है। तो मैंने जब गया रात को, मैंने वहां देखा कि वहां पे फ्री कश्मीर की होर्डिंग लगी हुई और उसको लगाने में पाकिस्तानी ही लोग थे मोस्टली और जो पीओके के लोग थे, पर उसमें बहुत तादाद में हमारे हमारे हिंदू, भारतीय हिंदू लोगों के बच्चों ने भी काम किया था। उनने भी चंदा दिया था, पैसे इकट्ठे किए थे और वो भी वहां पे झंडे पकड़ पकड़ के कहते फ्री कश्मीर। जिनके माँ बाप सुबह शाम पूजा करते उनके बच्चे ही थे। और उस दिन मेरे दिमाग में एक आया
कि मुझे बाद में पल्लवी ने बताया कि अमेरिका में आज तक किसी ने कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा, वहां आधा दिखा। ये फिल्म देखने के बाद अमेरिका में लोगों ने, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से $20, $100, $1000 जिसके जितना सामर्थ्य इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स के साथ कश्मीर के पूरा नक्शा लगाया और 2 दिन तक, और 26 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिन तक पूरे टाइम वहां पे भारत कश्मीर का पूरा नक्शा कश्मीर फाइल्स के नाम से लोगों के सहयोग से चलता है। और उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ी विजय है, जो सक्सेस, ये आप सबकी भी विजय। कई बार आपने देखा होगा ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका की स्टेट ने इंडिया के लिए ये साइटेशन दिया है कि इंडिया में तो फैशिस्ट गवर्नमेंट है। हिंदू जो लोग हैं वो सैफरन टेरर के लिए उठा लाते हैं कहीं से ये लोग, ये उसके लिए लॉबिंग करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोगों को वाइन पिलाते हैं, सब करते हैं, सेनेटर्स को पैसे देते हैं, कांग्रेसमैन को लॉबिंग अमेरिका में अलाउड है तो डॉलर देने करा के ऐसा मैनिपुलेट स्कीम करके कहीं से निकलवा। हमें नहीं पता था, लेकिन जो रोड आइलैंड एक बहुत ही डेमोक्रेट, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लिबरल जगह है, जितनी भी डेफिनेशंस लेफ्ट और इन लोगों की होती है सब है, भरा पड़ा है, हर सर्व गुण संपन्न है। और जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स होते हैं वहीं से अपनी कैंपेन चालू करते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर हैं, वो आए तो रोड आइलैंड की जो, जिसको विधानसभा हमारे बोलते हैं, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहां से ये एक सर्टिफिकेट लाए। पल्लवी जी आपको पढ़ के बताएंगे। ये मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं इसलिए पढ़ी। State of Rhode Island gives a citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, in recognition of the premiere of the Kashmir